employment. In some books, human capital formation is given earlier than of employment. मैं employment इसलिए टच कर रहा हूँ because recently we did poverty and poverty and unemployment के जो measures हैं more or less they are same measures. So employment और unemployment. पहले तो employment. What is an employment? When an individual engages himself or herself into an economic activity or productive activity. When we say economic activity or productive activity, it necessarily means which contributes in the growth of economy, या which contributes in GDP. हर वो service which contribute in the growth of economic growth or which contributes in GDP, that is a employment. That engagement is known as employment. और unemployment क्या है? देखो, unemployment is a situation, it is a condition wherein a able-bodied person willing to work at the existing wage rates but fails to earn a living. इसमें ये तीनों चारों कंपोनेंट मेंशन करने जरूरी हैं. अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, मतलब हैंडीकैप हो ये, और फिर आपको काम नहीं मिल रहा, तो यू कैन नॉट ट्रीट योरसेल्फ एज एन अनएम्प्लॉयड. तो इसलिए एबल बॉडीड पर्सन, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, द एबल बॉडीड पर्सन, और काम करना भी चाहता है, विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट्स, जो मौजूदा वेज रेट्स चल रहे हैं उन पे ही वो काम करना चाहता है, बट फिर भी उसको काम नहीं मिलता, तब उसको बेरोजगारी कहा जाता है, या देन इट इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट. I repeat once more, unemployment is a situation wherein an able-bodied person willing to work at the existing wage rates fails to earn a living or to have a job. That situation is termed as unemployment. ठीक है, पहले तो आ गया इसका मीनिंग. एम्प्लॉयमेंट आ गया, वही वर्कर. What is a worker? Any individual who is engaged in a productive activity or economic activity is termed as worker because he is contributing in the flow of goods and services. वो हम मैक्रो में करेंगे. Then there are two categories of workers. There are two categories of workers: hired workers and self-employed workers. Hired workers वो हो गए जो किसी के पास काम कर रहे हैं और जिनको मतलब काम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं. Those who work for others and they are being hired, they are being paid for their work. जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड वो हैं जो अपने ही कैपिटल से, अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया और खुद ही उसमें काम कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. उसको कहा जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड, या सब्सिस्टेंस भी जिसको कहा जाता है. फिर एक कैटेगरी आती है कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर. कैजुअल वर्कर मींस दोज हु वर्क कैजुअली या एड हॉक सिस्टम पे जो काम करते हैं. दोज हु डू नॉट हैव द जॉब, रेगुलर जॉब या पेरिनियल जॉब या जॉब फॉर द होल ईयर आर कैजुअल वर्कर्स. वही हायर्ड वर्कर्स वाली बात है. दे वर्क ऑन डेली बेसिस, कि महीने में अगर 10 दिन काम मिला तो 10 दिन के पैसे मिलेंगे, तो वो कैजुअल वर्कर होगी. लेकिन जो परमानेंट वर्कर्स हैं, दे आर एम्प्लॉयड ऑन अ रेगुलर बेसिस regardless of the season, what other things also, they are regularly employed. They are perennial employment है उनके पास, मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और उनको पैसे मिलते हैं. और फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. यू नेवर नो, डिफ्रेंशिएट करने को ही कह दे. फिर कैजुअल वर्कर का एक डिफरेंस तो यही हो गया, दे हैव अ वर्क फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द होल ईयर, वेयर एज रेगुलर वर्कर हैज अ पेरिनियल जॉब, उसको लगातार काम है. दूसरा डिफरेंस है कि कैजुअल वर्कर्स आर लेस स्किल्ड, उनका स्किल लेवल कम होता है, जबकि रेगुलर एम्प्लॉइज का कंपैरेटिवली स्किल लेवल ज़्यादा होता है. तीसरा डिफरेंस, कैजुअल वर्कर जनरली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेज, उसका रोज का भत्ता कितना है उसके बेसिस पे वो काम करता है. लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है या रेगुलर वर्कर्स हैं, उनको मंथली बेसिस पे मिलता है. ठीक है, एक ये डिफरेंस भी हो गया. फिर कैजुअल वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, बस काम किया, उसके पैसे लिए और घर जाओ.
सोशल सिक्योरिटी, इसका मैक्रो में न्यूमेरिकल भी है। सोशल सिक्योरिटी मीन्स पेंशंस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरह की चीज़ें होती हैं सोशल सिक्योरिटी की। तो जो एम्प्लॉयमेंट ही कैजुअल है, जिसका दोज हु आर वर्किंग फॉर अ लिमिटेड वर्क टाइम पीरियड डू नॉट हैव दीज फैसिलिटीज, दे डू नॉट गेट पेंशन, दे डू नॉट गेट ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता उनका। लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जिनके पास है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको दे हैव अ सोशल सिक्योरिटी कवर विद देम, उनको सामाजिक सुरक्षा का सपोर्ट होता है। जैसे कोई भी ले लो, हम तो नहीं है, हम तो फिर उसी में आ जाते हैं, लेकिन जो फौज में ले लो, आर्मी में आपके पेरेंट्स जो कर रहे हैं, वो जब तक वो फौज में काम कर रहे हैं दे आर बीइंग कॉम्पनसेटेड, तब तक उनको वेजेस और सैलरीज मिलती हैं। लेकिन वंस दे गेट रिटायर्ड, जब वो रिटायर हो जाएंगे आफ्टर 60 ईयर्स, दे विल गेट द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन मिलेंगी, अदर अलाउंसेस, बहुत कुछ होता है इसमें। तो ये डिफरेंस है कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर में। देखने तो कुछ और तो नहीं रहा। अच्छा, ये तो इतना तो आई गेस कॉमन ही है, समझ आ गया होगा। फिर है लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई मींस टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट वेरियस वेज रेट्स, अलग अलग वेज रेटों पे। देखो, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई सुपरवाइजर, तो अलग अलग वेज रेट है और अलग अलग तरह के काम है। बट लेबर सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर एट इज अ टोटल मैन डेज या टोटल वर्क बीइंग डन एट वेरियस वेज रेट। मैन डेज मतलब लेबर सप्लाई करे ना, किसी भी हम बोलेंगे अभी कि लेबर की सप्लाई कम होगी दिल्ली में, महाराष्ट्र में, लेबर तो गई है, उनको काम करने के आवर्स भी कम हो गए, उसको करने के लिए उतना लेबर नहीं मिल रही है। जबकि लेबर फोर्स, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। लेबर सप्लाई रेफर्स टू द टोटल availability of labor for doing various tasks at various wage rates, and it is measured in terms of man days or hours. जबकि labor force is a total volume या total number of workers, those who are working or willing to work. अब जैसे एक डिफरेंस समझाऊं, शायद समझ आ जाए। लेबर सप्लाई तो तब भी कम हो सकती है जब लेबर फोर्स बहुत ज्यादा थी। जैसे अभी देख लो कोरोना वायरस, लेबर तो एज इट इज है ही, आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम घट गया ना। अब जैसे हम स्कूलों में कम जा रहे हैं, 11-12 की 2 ही क्लासेस ले रहा हूँ 1-1 घंटे की, मेरा तो इतना ही है, बाकियों का भी ऐसे। तो हमारे वर्किंग आवर्स घट गए, तो ये लेबर सप्लाई घटी, क्योंकि वर्किंग पर आवर एंड मैन डेज रिड्यूस हुए। तो लेबर सप्लाई कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग आवर्स या वर्किंग कंडीशंस या वर्किंग कल्चर ऑफ उसका। जबकि लेबर फोर्स जो है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ लेबर वर्किंग और विलिंग टू वर्क। अच्छा, एक ये टॉपिक हो गया। ये छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, इस पे वो डाल, ही मेनी टाइम्स ही आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड यू गेट कंफ्यूज। तो इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा। और वर्क फोर्स, ये तो हमने पढ़ा लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। अब ये वर्क फोर्स, वर्क फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। लेकिन इसमें वो नहीं आएंगे दोज हु आर विलिंग टू वर्क, कि काम करना चाहते हैं, वो लेबर फोर्स में आते हैं। लेकिन वर्क फोर्स में, वर्क फोर्स का सिंपल मतलब जो मौजूदा टाइम पे, जो इन द प्रेजेंट टाइम दोज हु आर वर्किंग, एक्चुअली वर्किंग इज द टोटल वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री। वही है, वर्क फोर्स का फॉर्मूला भी इन्होंने लिखा हुआ है, हालांकि वो सिंपल मतलब ही है। वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स, मीन्स टोटल दोज हु आर वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क माइनस दोज हु आर विलिंग टू वर्क। तो जो सिर्फ चाह रहे हैं कि काम करेंगे हम, दे विश टू डू अ जॉब, उसको अलग कैटेगरी, वो टोटल लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। लेकिन जो वर्क फोर्स है, एक्चुअल वर्क फोर्स है, उसमें तो एक्चुअली काम नहीं कर रहे ना वो, इसमें वो नहीं आएंगे। बाकी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। किसी भी देश का रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स, दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एक्चुअली वर्किंग। टोटल उनका कितना है, न्यूमरेटर में आएगा एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इनटू 100, तो रेट निकल आता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अच्छा,
वर्क फोर्स, साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, इंडिया में वर्क फोर्स की जो दोज वर एक्चुअली वर्किंग, देखो इसका कुछ डाटा है। एक तो ट्रेडिशनल डाटा हम पहले से पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर से कि 70% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, नाउ इट इज ओवर। अभी हम 1991 के बाद का फेज पढ़ रहे हैं। पहले 3 चैप्टर हमारे थे प्रायर टू इंडिपेंडेंस, 50 to 90, देन 91, फिर उसके बाद हमने पॉवर्टी पढ़ी, नाउ वी आर ऑन टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, इसके कुछ फीचर ऐसे हैं। इंडिया हैज अ वर्क फोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ पीपल। ये 2017-18 का डाटा है, ये मैं ढूंढ के लाया है सारा डाटा। 40 करोड़ वर्क, बाकी डिपेंडेंट, कुछ फीमेल, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे। आप कहीं सोचते हो कि पॉपुलेशन तो हमारी इतनी है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना वो पॉपुलेशन का पिरामिड, तो उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो तो लिमिटेड ही होती है। कम अगेन, कौन है? आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा, योर वॉइस इज इकोइंग, वो इको कर रही है। बोलो क्या बोल रहे, डाउट है बोलो। आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा। दिस जो द डाटा विच आई एम गिविंग यू, दिस इज 17-18 बेटा, क्योंकि सेंसस तो 2011 का ही हुआ है, बस गवर्नमेंट जो है वो डाटा धीरे धीरे रिलीज कर रही है, तो वो इतना ऑथेंटिक डाटा है नहीं है। अब 21 में इस साल होगा, अगले साल होगा सेंसस, फिर नया डाटा आएगा, तो ये तो पुराना ही डाटा है। इट इज़ नॉट एन अप टू डेट डाटा, अप टू डेट नहीं है। हालांकि मैंने कुछ इकट्ठा भी किया था, लेकिन मैंने देखा वो ओवरलैप होता है। देयर इज नो ऑथेंटिक, जो सेंसस का डाटा है, जिस बुक ने सेंसस को रेफर किया होगा उसका डाटा एकदम एक्यूरेट होता है। बाकी किसी ने IBD, एशियन डेवलपमेंट बैंक का डाटा लिया होगा, किसी ने रूरल उसका लिया, तो वो रेफरेंस पॉइंट इनके बड़े ओवरशैडो होते हैं, तो इसमें ऑथेंटिक नहीं है इतना। तो 40 करोड़ पॉपुलेशन वाज अवेलेबल, वर्कफोर्स बढ़ रहे ना फीचर्स, वाज अवेलेबल इन 17-18, एंड दैट मीन्स दैट इट इज अ वर्किंग पॉपुलेशन एंड रेस्ट इज अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अच्छा, एक ये इसका फीचर आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ाता हूं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन भी है मेरे पास। अच्छा, इसके बाद मेल और फीमेल में 70% मेल वर्किंग पॉपुलेशन में एंड 30% फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन में इन अर्बन एरियाज, और रूरल एरियाज में भी वही 70-30 है। तो ये गोलमोल ही बात लग रही है कुछ, है कौन सा ऑथर है ये? अरे बेटा आप भी पढ़ते होंगे TR जैन और विकी ओरी को, इसका डाटा बड़ा शेडी सा होता है। चलो छोड़ो इसको। अच्छा वाई, अच्छा ये क्वेश्चन भी है, वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो, कि भी इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसमें फीमेल पार्टिसिपेशन लो क्यों है, चाहे वो अर्बन हो चाहे फॉर्मल हो, रूरल हो। पहला रीजन तो ये है कि फीमेल एजुकेशन इंडिया में इतना इनकरेज नहीं किया जाता। अभी आप कोई भी हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल कॉलेजेस आजकल नहीं है, अभी आप नहीं, पिछले 10-15 सालों में तो नहीं, उसमें तो गर्ल्स और बॉयज़ आर इक्वली गुड, वो पार्टिसिपेशन लेवल अब बढ़ गया है पिछले 1-2 कुछ सालों में। लेकिन इन जनरल फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज लो, एक ये कारण, इसी के कारण उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। अच्छा, इसमें एक ये बड़ा है कि फीमेल जॉब में देयर इज अ टू मच इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, सो दैट टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग कंडीशन एंड वर्क फॉर द फीमेल, उसको फर्क पड़ता है। अच्छा, ये भी है कि ज़्यादातर फीमेल वर्कर्स जो है फैमिली सपोर्ट के लिए करती हैं, इसलिए वो लो पेड जॉब्स भी ले लेती हैं, और क्योंकि उसमें स्किल्स भी कम रिक्वायर्ड होती हैं, सो दे गेट ए ईजी जॉब।
तो ये भी एक रीज़न है कि फीचर है इसका कि लो पेड में है और लोअर स्किल्स भी चाहिए होती हैं, इसलिए भी है। तो वुमेन्स का ये दिया हुआ इन्होंने रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अर्बन और रूरल एरिया फीमेल, हालांकि डाटा तो बेटा मैं आपको लिख के दूंगा या इसकी कोई पिक्चर से दूंगा उतारने के लिए आपको। अर्बन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द अर्बन एरिया इज अबाउट 33.9%, वेयर एंड इन रूरल एरिया इट इज अबाउट 35%। अच्छा, रूरल और अर्बन में अब इसमें एक चीज समझ लो आप, जैसे लिखते तो दिया इन्होंने कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरिया इज अबाउट 33.9% इन 2017-18, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि टोटल पॉपुलेशन का 33% है, नहीं बेटा। 33.9% अगर उन्होंने दिया है कि रूरल एरियाज में वर्कफोर्स है, दैट मीन्स कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शनेटली 33%। तो कहने का मतलब हुआ कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट का जो काम करने का वर्कफोर्स है आउट ऑफ टोटल 33% है, ठीक है, ये इसका मतलब है कहने का। वेयर एज इन इन अर्बन एरिया इट इज 33.9 एंड रूरल एरियाज इट इज 35%। और इससे हमारे को क्या पता लगता है, कॉमन सेंस वाली हैं सारी चीजें, डाटा है, डाटे को हम हैंडल कर लेंगे। एक तो ये पता लगता है व्हाट, इससे हमारे की जो पार्टिसिपेशन है इसमें क्या फीचर है हमारा, सीधा से यही पता लगता है कि पॉपुलेशन में हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, जहां पे 33% लोग काम कर रहे हैं और 67% लोग डिपेंडेंट हैं उस पर। तो इससे एक चीज तो ये पता लगती है कि देयर इज हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत थोड़े से हैं और उनके ऊपर जो निर्भर हैं, जो डिपेंडेंट हैं, वो ज्यादा है। जिसका एक मतलब ये हुआ कि भी देयर आर लेस पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। Rate of participation of women is higher in rural areas as compared to the urban areas. Why? Because rural area में स्किल भी कम चाहिए, तो फीमेल में स्किल कम होती है। रूरल में इजीली अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं काम करने के लिए, वो है। अब अर्बन एरियाज में कम इसलिए क्योंकि दे नीड अ स्किल्ड लेबर, और रेट ऑफ एजुकेशन जो है हमारा गर्ल्स का वो यहाँ पे फिर भी रिजर्व्ड है, मतलब बहुत पीपल हैव रिजर्वेशंस। यही वजह है कि भी रूरल एरियाज में फीमेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन कम है। चलिए, और इसमें क्या है, रेगुलर एम्प्लॉय, कैजुअल एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, वर्क फोर्स हो गया, लेबर फोर्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। Self employment is a major source of livelihood in both men and women. इसी कैटेगरी में 50% लोग आते हैं। पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा आ गया, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इस तरह के बाकी अलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें भी कुछ आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड इन इंडियन टोटल वर्कफोर्स। कैजुअल वेज वर्कर्स इज सेकंड मोस्ट major source of employment, which consists of almost 30%. Regular salaried person is most popular among men, where 20% of men is engaged in a regular job, whereas only 13% of women are engaged in regular job. ये जेंडर के हिसाब से आ गया। फिर रीजन के हिसाब से वो हम कर चुके हैं, रूरल में कम है, रूरल में ज़्यादा और अर्बन में कम है। सेक्टर 49% ऑफ वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, ये 2017-18 का है। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 24%, whereas
टर्शियरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड, आई गेस 27 कुछ ऐसे परसेंट है शायद इसका भी ना. Tertiary sector in last 20 years after 2000 after 2000 or 2001, I mean to say in last 17-18 years, tertiary sector हमारे कंट्री में बहुत बड़ा हो गया है. और हमने डिस्कस करते एक दिन आपको बताया था पूरे वर्ल्ड का R&D 90% इंडिया में होता है. पूरे वर्ल्ड की आउटसोर्सिंग BPO जिनको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्टर है. बैंकिंग, वर्ल्ड की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो चाहे डच है, इंडोइश है, चाहे इंडसइंड है, चाहे अमेरिकन है, चाहे कोई भी आप ब्रांड ले लो बड़े बड़े, वो सारी कंपनीज जो है, इफ्को, टोक्यो, कितनी जापानीज कंपनी है, यूरोपियन कंपनी. तो इंडिया में सर्विसेज सेक्टर बहुत ग्रो किया पिछले 15-20 सालों में. एग्रीकल्चर सेक्टर में तो एक फैक्टर फिक्स्ड आ जाता है ना, उसको बढ़ाया तो नहीं जा सकता. अगर वो बढ़ेगा भी तो वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होगी, तो वो उल्टा घट रहा है. नेट सोन एरिया भी घट रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर. तो ये इस तरह से हो रहा है इसमें. अच्छा, इन रूरल एरियाज agriculture is main employment which consists about 64%, as against the employment in urban areas is less 7%. secondary sector, प्राइमरी सेक्टर में भी अगर हम रूरल अर्बन करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज में है ही मेन रूरल सेक्टर है. तो प्राइमरी एक्टिविटीज में रूरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 64, और प्राइमरी एक्टिविटी में अर्बन एरियाज में कितनी प्राइमरी एक्टिविटी होती होगी. तो नेचर पे बेस्ड तो कोई काम बड़े शहरों में होता ही नहीं है, बट फिर भी इन अर्बन एरियाज प्राइमरी एक्टिविटीज में देयर इज ओनली 7% ऑफ पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज. फिर सेकेंडरी सेक्टर में इट इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में तो इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा होती नहीं है. और सेकेंडरी सेक्टर मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सिर्फ 20% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है सेकेंडरी सेक्टर इन रूरल एरियाज. बट सेकेंडरी सेक्टर इन अर्बन एरियाज और 35%. फिर सर्विसेज सेक्टर, इसमें भी रूरल अर्बन कर लो. रूरल एरियाज में सर्विसेज सेक्टर वेरी नॉमिनल, क्योंकि रूरल सेक्टर्स में सर्विसेज सेक्टर के नाम पे क्या होगा, बैंकिंग होगी, फिर वो बीज बांटते हैं, इस तरह की चीजें ही होती होंगी. तो इट इज ओनली 15%. वेयर इन अर्बन एरियाज इट इज 60%. तो ये 3 तरह की डिवीजन है. एक जेंडर बेस्ड है, फीमेल और मेल अर्बन रूरल में. फिर एक रीजन बेस्ड है, ठीक है. फिर एक है सेक्टर बेस्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर वाला. देन देयर इज अ टर्मिनोलॉजी. अच्छा, एक ये भी समझ लो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क. पहले समझ लो, फिर मैं आपको इसको बताता हूं मैंने क्या लिखा. देखो, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन जो हम पढ़ते हैं स्कूल में. फॉर्मली आप कपड़े पहन के, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, फॉर्मली बेल बजती है, तो एवरीथिंग इज डन इन अ फॉर्मल वे. दैट इज अ फॉर्मल एजुकेशन. लेकिन एक एजुकेशन हम अच्छा, ये भी छोड़ो, आपको मम्मा घर में पढ़ा रही हैं, आपका कज़न कोई पढ़ा रहा है, इनफॉर्मल. फॉर्मल जॉब जैसे हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन यही कोई घर का काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल जॉब. मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, संगठित सेक्टर है, उसमें जो काम कर रहे हैं फॉर्मल जॉब होगी. जो असंगठित सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें जो काम कर रहा है वो इनफॉर्मल जॉब होगी. ठीक है. तो मैंने 2-3 एग्जांपल से आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कोशिश की है. ऑल द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉयज 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर. ठीक है. दोज हु हायर पीपल, और मोर देन 10 मीन्स उनके फिर सोशल बेनिफिट भी आ जाएंगे उसमें. These workers are entitled to social security benefits. These workers earn more than those who are working in informal sector. जो formal sector में है उनका जो earnings हैं, it is always more than those who are working in informal sector, because there is no governing body for the informal sector. उनको कोई टोक नहीं सकता, उनको कोई करेक्ट नहीं कर सकता.
देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इनफॉर्मल सेक्टर. इट इज ऑल बिटवीन म्यूचुअल. काम देने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का म्यूचुअल उसके बीच में होता है, जो डिसाइड हो गया वो सैलरी. लेकिन फॉर्मल सेक्टर में एवरीथिंग इज रिटन एंड देयर आर गाइडलाइंस, देयर आर रूल्स विच गवर्न दोज फॉर्मल सेक्टर्स. ये भी डिफरेंस है. लेबर लॉज वगैरह जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में अप्लाई होते हैं. जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं दे कैन फॉर्म देयर क्या बोलते हैं उसको, जो नेता बनते हैं, लेबर यूनियंस. दे कैन फॉर्म देयर लेबर यूनियंस. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर दे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म देयर यूनियंस. क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट आस्क फॉर देयर सैलरी टू बी हाइक्ड. और इनफॉर्मल में उनके पास कोई वो नहीं है, इट इज ऑल म्यूचुअल. लेकिन फॉर्मल सेक्टर में लेबर लॉज भी लागू होते हैं, लेबर कमिश्नर भी उसमें एप्लीकेबल इन्वॉल्व हो जाता है, एंड देयर इज सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच रेगुलेट दिस फॉर्मल सेक्टर. तो उसमें आप लेबर यूनियन भी फॉर्म कर सकते हो ताकि हमारी बात सुनी जाए, हमसे कहा जाए, इस तरह का. These laborers cannot form labor unions. They have a very weak bargaining power. इनफॉर्मल सेक्टर में देखो, फॉर्मल सेक्टर में तो सैलरी की बार्गेनिंग करनी नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन कि ये पे स्केल होगा, इतना डीए होगा, इतना इंक्रीमेंट लगेगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा. नोबडी कैन स्टॉप. उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता फॉर्मल सेक्टर में. लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, एक तो पहले ही वो लेस स्किल्ड लोग होते हैं, दूसरा इनकी जॉब सिक्योर्ड नहीं होती, तीसरा इनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं होते, ऊपर से दे हैव ए वेरी लेस बार्गेनिंग पावर. वो ये नहीं कह सकते कि मैं ज़्यादा पैसे लूंगा जी, वो बोलेंगे रहने दे, फिर हम किसी और से करवा लेंगे. ये फर्क होता है. अब देखो, इसमें एक बड़ी सी बात आ रही है. ये पिछले 15 सालों में क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर फोर्स या वर्क फोर्स हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है. फॉर्मल सेक्टर में तो लिमिटेड सीट्स हैं, उसमें भी घटा देते हैं रिक्रूटमेंट कम करके. लेकिन लेबर्स पार्टिसिपेशन इन इनफॉर्मल सेक्टर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड. इसलिए इसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, उसको कहा गया है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. इन केस somebody asks you क्वेश्चन कि ये कमेंट ऑन द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, तो ये कंपटीशन की वजह से भी है. बिकॉज इनफॉर्मलाइजेशन मीन्स मोर ऑफ ए कॉम्पिटिशन, लेस ऑफ ए वेलफेयर. एंड वेलफेयर ऑफ हुम? वर्क फोर्स का कोई वेलफेयर इज नॉट अ प्रायोरिटी. उनका प्रायोरिटी है प्रॉफिट मेकिंग, टू अर्न मोर, ज़्यादा कमाना. एंड ये तभी हो सकता है बाय गिविंग लेस टू द वर्कर्स. और ये इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होता है. अच्छा, फिर आ जाओ आप अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट तो मैं आपको बता चुका, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार आपको. डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल के. पहला, फॉर्मल वर्कर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेयर एज इनफॉर्मल वर्कर्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. दूसरा, फॉर्मल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड to all social security benefits such as provident fund, pensions, gratuities, insurance, ये सब. जबकि इनफॉर्मल सेक्टर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. तीसरा डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर्मल वर्कर्स कैन फॉर्म देयर लेबर यूनियंस, बट इनफॉर्मल वर्कर्स जो दिहाड़ी वाले लेबर होते हैं दे कैन नॉट फॉर्म देयर ट्रेड यूनियंस. फिर फॉर्मल वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू वेरियस laws and labor laws and to meet their uncertainties, job security वगैरह के लिए. लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए दे आर अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. मतलब ये कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. अब आ जाओ बेटा अनएम्प्लॉयमेंट में टाइप्स और कॉजेज और मेजर्स. ये इंडिया के रेफरेंस में एम्प्लॉयमेंट के कुछ डाटास दिए थे. फॉर्मल, इनफॉर्मल, वही अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हो गया. फिर सेक्टर वाइज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसमें प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, टर्शरी में फिर प्राइमरी से सेकेंडरी से ज़्यादा है. तो ये वो इंफॉर्मेशन थी. नाउ
Unemployment, I told you. Unemployment is a situation where able-bodied person willing to work at an existing wage rate and still fails to earn a living is termed as unemployment. ठीक है, फिर इसमें टाइप्स हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक दो बार। एक तो जनरली मैं सबको एक एक करके बता देता हूँ। पहला पकड़ लेते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा, इंग्लिश में डिस्गाइज का मतलब होता है छदम। छदम मीन्स द वन हु चेंज इज अटायर, जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर लेता है, बहरूपिया किसी और रूप में, तो वही अप्लाई होता है यहाँ पे। मान लो आपके पास एक खेत है, उसमें एक आदमी काम करे तो एक बोरी, दो आदमी काम करें तो दो बोरी, लेकिन तीन आदमी करें तब भी दो ही बोरी और चार आदमी करें तब भी दो ही बोरी। तो फिर पहले आदमी का कंट्रीब्यूशन तो था क्योंकि वॉज प्रोड्यूसिंग 1 बैग ऑफ ग्रेन, दूसरे वाले का भी था, ही वॉज प्रोड्यूसिंग अनदर बैग ऑफ ग्रेन, बट इसके बाद जो दो और लगे उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, दे डिड नॉट प्रोड्यूस, दे डिड नॉट ऐड एनीथिंग टू द टोटल प्रोड्यूस, तो दे आर डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड, वो छद्म रूप से एम्प्लॉयड है, बिकॉज मोर देन रिक्वायर्ड थे दो, लगाए हुए खेत में चार, तो when more than required persons are employed on a task or a work, for a work, it is known as disguised employment या disguised unemployment कह लो आप उसको, ठीक, एक ही हो गई। फिर सीजनल, ये भी खेतों में होती है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होती है, जिसमें it is a type of employment where a worker or any worker is engaged in productive activity or a fruitful job for a certain time period and he remain unemployed for a majority of the time period, या majority में engage कर लो, less में unemployed कर लो, उसको कहते हैं seasonal unemployment. I just read it out. This type of employment prevails in rural areas. It occurs because agriculture is a seasonal in nature and farmers remain unemployment in off seasons. तो आप उसको शब्द जैसे मर्जी दे दो, तो seasonal unemployment where nature of employment is seasonal, कि कभी काम मिल जाता है, बरसातों में जैसे देखो एग्रीकल्चर वाले सारी लेबर इस टाइम, आधा हिंदुस्तान तो बाढ़ में डूबा हुआ है, तो इस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो सकती, सो दे आर अनएम्प्लॉयड, मतलब इस टाइम काम नहीं है उनके पास, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ब्रिक मेकिंग, शुगर केन क्रशिंग, राइस शेलिंग, इस तरह के काम लोग सीजन पे करते हैं। जब चावल निकलेगा तभी राइस शेलिंग होगी, शुगर केन प्रेसिंग तभी होगी जब शुगर केन का सीजन होगा, ब्रिक लेइंग तभी होगी जब मौसम साफ होगा और जब ब्रिक लेइंग होगी, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया दो तरह का ये। देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है बेटा, जैसे मैंने जॉब ए से छोड़ दी और मैंने बी में ज्वाइन करना है, इस दौरान मैं कुछ टाइम के लिए फ्री रहा ना। व्हेन अ पर्सन और इंडिविजुअल स्विचेस ओवर टू अनदर जॉब, किसी दूसरी तरह की जॉब को स्विच करता है, एंड ही रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट, वो शिफ्टिंग के दौरान वो जितनी देर बेरोजगार रहता है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीन बताइए आपको, डिस्गाइज्ड when more than required people are employed on the same task, तो जो excessive है they are disguised employment. Seasonal, it is a type of unemployment where workers remain unemployed for a major portion of the year because they are engaged in agricultural activities, and agriculture is a seasonal activity. Seasonal. Frictional, when a person switches from one job to another and during his changeover he remain unemployed for a minimum time, some time, लिख दो उसको, that time, for that little bit of time where he remain unemployed is known as frictional unemployment. Then cyclic unemployment, बेटा cyclic पता क्या फंडा है, every economy goes through this type of phases. यहाँ पे आएगा टाइम, लुक, इस तरह का साइकिल होता है किसी भी, every economy in the world moves this way and this is time period, and ये time period years में भी हो सकता है,
डेकेड्स में भी हो सकता है। अब इसको कहा जाता है रिकवरी, इस स्टेज को कहा जाता है प्रॉस्पेरिटी, इस स्टेज को कहा जाता है बूम, इसको कहा जाता है रिसेशन, इसको कहा जाता है डिप्रेशन, अगेन रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, बूम, रिसेशन। तो एवरी इकोनॉमी गोज दिस वे। अभी किस दिन क्लास लगेगी तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। यूएस इकोनॉमी ने हाउ डिड दे ट्राइड 1990 से लेके ऑलमोस्ट 15-20 years, फॉर गुड 15-20 years they remained on the boom. Now they have started residing, so they have started the reverse multiplier process. We'll discuss some time other time, वो हम किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट ये साइक्लिक पाथ होता है फॉर एवरी इकोनॉमी। अब जब इकोनॉमी यहां पे होगी, बूम पे होगी, प्रॉस्पेरिटी पे होगी, तो वहां पे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत हो रही होंगी देश में, एंड टू मच इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड वंस रिसेशन इज इनिशिएटेड, द इकोनॉमीज कम एंड बिकम स्टैग्नेंट एट डिप्रेशन। डिप्रेशन में आके वो रुक जाती हैं, और डिप्रेशन मीन्स नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एंड नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी मीन्स नो एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट विच अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, वेदर द इकोनॉमी इज ऑन बूम और इन डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन लाइक सिचुएशंस कंट्री में प्रिवेल हो रही हैं और उसके कारण लोगों को जॉब छोड़ना पड़ रहा है या नहीं मिल रहा है नौकरी, दैट इज नोन एज साइक्लिक। अब इसको साइक्लिक और सीजनल को एक मिला मत देना। सीजनल मीन्स विच इज बेस्ड ऑन सीजन्स, जैसे समर्स, ऑटम, रेनी सीजन, विंटर्स, इसके कारण जो बेरोजगारी होगी दैट इज सीजनल। लेकिन साइक्लिक मीन्स जो बूम और डिप्रेशन और रिसेशन के कारण जो बेरोजगारी होगी या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, दैट इज अ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसके अलावा फ्रिक्शनल हो गया। अच्छा, एक है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बड़े ना इसमें इकोनॉमिक्स में बड़े इस तरह के टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज होती हैं। ओपन एम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट where an able-bodied person willing to work at a certain existing wage rate and fails to earn a living, आप उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कह लो या सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही कह लो, तो देयर इज नो डिफरेंस। कहीं आप सोचो ओपन पता नहीं क्या हो गया। चलो ऐसा करते हैं, वी विल कंटिन्यू विद दिस। हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब इसमें कॉजेज भी हैं, तो इसको हम विल डिस्कस इट अगेन। आप इतने को रीडिंग मारो आज घर में। वर्कफोर्स, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल, अर्बन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वर्कफोर्स क्या होती है, लेबर सप्लाई क्या होती है। मतलब सिंपल मीनिंग है, नाम ही अलग अलग है, लेकिन आपको क्लैरिटी तो चाहिए ना, थॉट में कन्फ्यूजन तो नहीं चाहिए ना। इधर तक पढ़ो। फिर कल हमारे 3 टॉपिक हैं, कॉजेज, measures and programs introduced by the government of India to elevate unemployment। तो ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क बेटा। सर, एक क्वेश्चन था